Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I will be covering the general aptitude portion of GATE 2018 chemistry question paper. So I am starting with question number 1, which is when she fell down the dash, she received many dash but little help. The words that best fill the blanks in the above sentence are. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस में आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है आपका ये और एक है आपका ये भी स्टेयर्स है और ये भी स्टेयर्स है। तो ऐसे जो आपके वर्ड्स होते हैं जिनमें आपकी स्पेलिंग तो अलग है, इनका मीनिंग भी अलग है, बट दे आर प्रोनाउंस्ड सेम, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ऐसे वर्ड्स आपके होते हैं होमोफोन्स। इसमें इनकी सेम प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग है, तो इसमें आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जो आपका ये वाला स्टेयर्स है ये आपका यूज होता है सीढ़ियों के लिए, और ये जो आपका स्टेयर्स है ये जब आप किसी को देखते हो या फिर घूर रहे हो तो तब आपका ये वाला वर्ड यूज होता है। तो अगर आप सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे व्हेन शी फेल डाउन, तो अगर वो फेल डाउन हुई है तो वो सीढ़ियों से गिरी है, तो व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर्स तो फर्स्ट आपका ये आएगा। देन शी रिसीव्ड मेनी स्टेयर्स, तो उसे कई लोगों ने देखा। फिर आपका ये वाला स्टेयर्स आएगा बट लिटिल हेल्प, उसे देखा कई लोगों ने बट हेल्प नहीं की। द वर्ड्स दैट बेस्ट फिल, तो जो अगर आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, उसमें पहले स्टेयर्स गिवन है और फिर ये वाला स्टेयर्स गिवन है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in spite of being warned repeatedly, he failed to correct his dash behavior. तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था वो आपको भरना है। द वर्ड दैट बेस्ट फिल्स द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस इज, तो उसे वार्न किया जा रहा है रिपीटेडली। तो अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तभी उसे वार्न किया जाएगा। गुड बिहेवियर के लिए तो वार्न करेंगे नहीं कि आपका बिहेवियर गुड है, तो आपको वार्न किया जा रहा है कि आप इसे सुधारो, तो इसीलिए इसमें आपको एक ऐसा वर्ड भरना होगा जो नेगेटिव होगा। ही फेल्ड टू करेक्ट हिज डैश बिहेवियर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है एरेंट, वही इसमें बेस्ट सूट करता है कि अगर किसी का जो बिहेवियर है वो एरेंट है तभी उसे वार्न किया जाएगा उसे करेक्ट करने के लिए, ना कि जब उसका बिहेवियर रैशनल होगा, ना रीजनेबल, ना गुड। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है सी ऑप्शन, एरेंट बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंटरवल 0x 2π, तो इसमें आपको x की लिमिट्स दे दी हैं 0 से लेके 2π तक, विच इंक्लूड्स 0 and 2π ऑल्सो। sin x and cos x are both decreasing functions in the interval। तो इन्होंने आपको दो फंक्शंस दिए हैं, एक है आपका sin x और एक है आपका cos x, और ये पूछा है कि 0 से 2π के बीच में ये कहां पर दोनों एक साथ डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस में काफी सारे इंटरवल्स दिए गए हैं, 0 से π/2, π/2 से π, π से 3π/2, 3π/2 से 2π। बेसिकली 2π इज व्हाट, इट इज 360 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री है। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करने की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट sin x और cos x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये इधर आपका x है, ये मैं आपका बना रहा हूं sin x के लिए और ये आपका बना रहा हूं cos x के लिए। तो आप सिर्फ ग्राफ देख के देख सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि नीचे की तरफ जाना। सपोज आप पहले +2 पे थे, बाद में आप +1 पर पहुंच गए तो आप डिक्रीज कर गए। तो आप sin x का जब ग्राफ 0 डिग्री से प्लॉट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो sin x का ग्राफ 0 से यहां से शुरू होता है ओरिजिन से, तो ये बनता है कुछ ऐसे। और जो हमारा cos x होता है, cos 0 से अगर आप उसे शुरू करेंगे तो cos 0 डिग्री पे वैल्यू होती है हमारी 1, तो वो हमारा यहां से शुरू होता है, तो वो बनता है कुछ ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, और ये होता है आपका 3π/2। सिमिलरली जब आप इस π/2 को यहां देखेंगे तो आपका यहाँ पे 0 बैठता है, और ये पोर्शन होता है आपका पाई। कोस पाई की वैल्यू की -1 होती है,
तो अगर आप गौर से देखेंगे इस ग्राफ में, तो 0 से π/2 में आपका sin x तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, बट जो आपका cos x है वो ऐसे डिक्रीज कर रहा है। बट जब आप π/2 से पाई वाले इंटरवल में देखेंगे तो आपका जो sin x है वो भी ऐसे डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब वो +1 से लेके 0 की तरफ जा रहा है। और अगर आप cos x देखेंगे तो वो 0 से लेके -1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। +2 से +1 जाना भी डिक्रीजिंग ही है, और अगर आप 0 से -1 जाएंगे तो भी वो डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। तो π/2 से पाई का जो इंटरवल है वो एक ऐसा इंटरवल है जिसमें आपका sin x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और जिसमें आपका cos x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी अगर आप आगे पाई से 3π/2 और 3π/2 से पाई में देखेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा ऑब्जर्व नहीं होगा कि दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, π/2 से पाई। मतलब जब आप sin π/2 से sin पाई जाएंगे then the value of sin x is decreasing, and when you will move from cos π/2 cos pi then also the value of cos x is decreasing, so the correct answer is B. Now the next question, the area of an equilateral triangle is √3, what is the perimeter of the triangle? इसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या सिग्निफिकेंस हो गई कि एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो सपोज उस साइड को हमने बोल दिया ए, तो इसकी तीनों साइड्स आपकी ए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री, और ये आप यहां से एक परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं। ये एंगल आपका होता है 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये आपने डाल दिया 90 डिग्री। अब ये आपसे दिया गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इस एंगल का आपको जो एरिया दिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया दिया है दैट इज √3, और आपसे पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। तो बेसिकली पेरीमीटर इज 3a। तो अगर आप कैसे भी करके इसकी एक साइड a की वैल्यू निकाल लें तो आप पेरीमीटर इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आपको एरिया गिवन है, तो एरिया आपको पता है क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आप क्या कीजिए, जो आपने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये इसके जो बेस है इसे बिल्कुल हाफ, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये साइड भी a/2 है और ये भी आपकी a/2 है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप इस हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया के फॉर्मूले में हाइट चाहिए। तो हाइट की वैल्यू आप साइड्स ए की फॉर्म में आप निकाल पाएंगे। तो कैसे होगा, यू कैन यूज this angle, this 60 डिग्री एंगल। सो जो आपका सामने होता है उसे हम क्या मानते हैं, आप यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे या कोस थीटा निकालेंगे। ये तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो आपका कोस थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको इस साइड का निकालना है, तो ये जो आपका एंगल का सामने वाली साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो इसलिए आप इसमें निकालिए साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपने लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपका a। तो इस p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इस परपेंडिकुलर की, जिसे हम यहाँ पे हाइट बोल रहे हैं, मतलब p इक्वल h इज इक्वल्स टू a इंटू साइन 60 डिग्री। अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। तो जो आपका साइन 60 डिग्री होता है दैट इज √3/2। तो √3a/2। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया आपको गिवन है √3 हाफ इंटू बेस। बेस आपका क्या हो गया है, बेस आपका था पूरा a, और हाइट की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, हाइट की वैल्यू आपकी आई है √3a/2। तो √3a
बाई 2। नाउ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो a विल बी इक्वल्स टू ±2। जो a है दैट इज द लेंथ ऑफ द साइड, तो इट कैन नॉट बी -2, सो आपकी जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी +2। अब आपने क्या देखा था कि आपका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ द साइड्स। तो 3 आपकी साइड्स हैं विच आर इक्वल इन लेंथ, तो इट विल बी 3a, तो 3 × 2 विल बी 6। तो इस का जो पेरीमीटर है दैट विल बी 6। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका 6 गिवन है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 6। तो इसमें आपको एरिया दे दिया, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है कि आपकी तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तीनों साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की हैं, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन length of one side, and then finally you can calculate the perimeter. Now the next question is, arrange the following 3-dimensional objects in descending order of their volumes. तो इसमें आपको 4 3-dimensional objects given हैं और उनकी descending order of volume में लगाना है। तो बस आपको इन सब 3-dimensional objects की volume का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले आपको दिया है cuboid with dimensions 10 cm, 8 and 6 cm। तो जो cuboid है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 10 × 8 × 6 आपको करना होगा, 10 × 8 × 6, और तीनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। इससे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगी। फिर आपको दिया है अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्यूब इज व्हाट, बेसिकली क्यूबॉइड की अगर आप तीनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो वो क्यूब बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, L × L × L, क्योंकि तीनों साइड्स आपने इक्वल कर दी हैं, इसीलिए आपको एक ही साइड गिवन है दैट इज 8। तो 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको दिया ए सिलेंडर विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। तो पाई इंटू बेस रेडियस आपको दी है 7, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट विच इज ऑल्सो 7। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 22 इंटू 49 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस का क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब, ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 स्क्वायर बचेगा। सो यू विल बी गेटिंग 22 इंटू 49 इंटू 4/3, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इन सबको सोल्व करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 8 6 जा 48, सो इट विल बी 480 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप 8 का क्यूब लेंगे तो 48 8 जा 64, 64 इंटू 8 2 3 8 6 48। दिस विल बी 512। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे 22 इंटू 49, दिस विल बी 1078। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बेसिकली 1078 मल्टीप्लाई 1.33, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1078 से कुछ ऊपर ही आएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम सबसे कम है, फिर बढ़ी और सबसे एंड वाले ऑप्शन की और ज्यादा बढ़ गई। पर आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम्स में लगाना है। तो आपको सबसे पहले उसे प्लेस करना होगा जिसकी वॉल्यूम आपके पास सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपके पास किसकी आई है, स्फीयर की। सो आप सबसे पहले पुट कीजिए 4th को, फिर सिलेंडर
थर्ड, देन आपका क्यूब, देन आपका क्यूबॉइड। तो इसीलिए जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इन सभी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम्स के एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। फिर आपको सिंपल बस कैलकुलेशन करनी है और जैसे ही आपको वॉल्यूम मिल जाएगी तो आपको उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। Now the next question is, an automobile travels from city A to city B. एक ऑटोमोबाइल है जो A से B सिटी में ट्रेवल किया एंड रिटर्न्स टू सिटी A बाय द सेम रूट, और सेम रूट से वापस आ गया, बिल्कुल सेम रूट से। The speed of the vehicle during the onward and return journeys were constant at 60 km/h and 90 km/h. तो जाते समय तो स्पीड थी 60 km/h और आते समय थी 90 km/h। Now what is the average speed in km/h for the entire journey? तो इस क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे ही हम एवरेज पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास 2 स्पीड हैं, तो हम क्या करें 60 + 90 डिवाइड बाई 2 कर दें कि हमने एवरेज ले लिया दोनों स्पीड का और यही हमारी टोटल जर्नी के वक्त एवरेज स्पीड रही होगी, और आपका इसमें आंसर आ जाएगा 75 km/h, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यू कैन नॉट डू लाइक दिस। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाता है तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और टोटल टाइम आपने कितना लिया। तो आप A से B सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप x मान लीजिए। तो जब आप पहली बार A से B गए तो उस समय आपने कितना टाइम लिया, टाइम इज व्हाट, टाइम की यूनिट्स देखो सेकंड्स होती है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम। मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सेकंड टाइम की यूनिट्स आ जाएंगी। डायमेंशन से आप कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते समय जो आपका टाइम लगा दैट वाज x/60। फिर आते समय जो आपका टाइम लगा दैट इज x/90। तो जो आपका टोटल टाइम खर्च हुआ A से B और B से A जाने में दैट इज x/60 प्लस x/90। और जो आपकी टोटल डिस्टेंस है दैट इज x प्लस x 2x। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई x/60 प्लस x/90। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2x 90 इंटू 60, ये इसका एलसीएम, तो जहां 60 है दैट इज 90x प्लस 60x। सो यू विल बी गेटिंग 2x मल्टीप्लाई 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 150x। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 315, 5 से इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 18 2 से 36, 36 2 से 72। तो जो आपकी एवरेज स्पीड है दैट इज 72 km/h। इसमें आपको कहीं भी यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ा क्योंकि आपको जो दोनों स्पीड्स हैं वो km/h में गिवन थी, और जो आपने डिस्टेंस भी एज्यूम की थी x, यू कैन एज्यूम इट x किलोमीटर्स, और जो आपका ये सब टाइम आया था ये फिर आपका आवर्स में आया, बट आपका जो फाइनल आंसर है वो आपको स्पीड ही है, तो दैट इज 72 km/h। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो एवरेज स्पीड आपसे पूछते हैं तो दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन द एंटायर जर्नी। ये नहीं है कि आपको आने की स्पीड और जाने की स्पीड गिवन है और आपसे एवरेज पूछा है तो आप उनका डायरेक्ट बस एवरेज ही ले दें। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, 72 km/h।
Now the next question is a set of 4 parallel lines intersect with another set of 5 parallel lines. How many parallelograms are formed? तो इसमें आपके पास 4 पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. और आपके पास एक दूसरा सेट है 5 पैरेलल लाइंस का, दे आर इंटरसेक्टिंग. तो सपोज आपके पास ये 5 पैरेलल लाइंस का एक और सेट है. दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर एंगल. वो हमें गिवन नहीं है तो हम किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट करा सकते हैं. और फिर इन्होंने पूछा है कितने पैरेललोग्राम्स बने. तो बेसिकली पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी 4 साइड्स हैं और उसकी जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ये 2 पैरेलल साइड्स हैं और ये 2 आपकी 2 पैरेलल साइड्स हैं. इनसे एक पूरा पैरेललोग्राम कॉन्स्टिट्यूट होता है. तो अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कितने पैरेललोग्राम बनेंगे. और अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में आपको 20, 48, 60, 72 गिवन है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये फिजिबल नहीं है कि आप यहाँ पे एक एक पैरेललोग्राम गिने. जैसे आप कैसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. बट एक पैरेललोग्राम ये भी है, फिर एक ये भी है, फिर एक ये भी है. तो ऐसे इसमें गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. तो इसीलिए इसमें हमें फॉर्मूले का यूज करना होगा टू कैलकुलेट द पैरेललोग्राम. तो इसमें हम जो यूज करते हैं वी यूज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. कि हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस हैं तो इन 4 पैरेलल लाइंस में से 2 पैरेलल लाइंस का हम यूज करेंगे टू मेक अवर पैरेललोग्राम. जब भी हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो इन 4 में से 2 लाइंस का यूज होगा और इन 5 में से 2 लाइंस का यूज होगा. देन ओनली आवर पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म्ड. सो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम that will be formed by this set of 4 and 5 parallel lines will be कि 4C2 कि जो 4 का हमारे पास पैरेलल लाइंस का सेट है उसमें से हमने 2 लाइंस यूज करी मल्टीप्लाई बाई 5C2. सो 4C2 5C2 वही कि 5 वाले सेट में से आपने 2 लाइंस को यूज किया अपना पैरेललोग्राम बनाने के लिए. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6 into 10 is equals to 60. So 60 is the correct answer for this question. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इतना समय अपना नष्ट मत कीजिएगा ऐसे पैरेललोग्राम्स को गिनने में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन है वो 72 तक जा रहे हैं. अगर आप इसमें गिनने की मेहनत करेंगे और फिर भी आपने इसमें 1 या 2 पैरेललोग्राम मिस कर दिया तो आपका इसमें समय बहुत ज्यादा नष्ट हो जाएगा और उसके बाद भी पॉसिबल है कि आपने जो आंसर लगाया हो वो गलत लगाया हो. So you will lose your time and as well you will be victim of negative marking. तो इसीलिए अगर आपको पता है कि हम ऐसे तरीके से भी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड यू नो हाउ टू अप्लाई इट, देन ओनली you go for this question, otherwise you move forward. So the answer to this question is option number C, 60. Now the next question is, to pass a test, a candidate needs to answer at least 2 out of 3 questions correctly. A total of 6,30,000 candidates appeared for the test. तो टेस्ट पास करने के लिए 3 में से टोटल क्वेश्चंस 3 है और 2 को करेक्ट करना जरूरी है, तभी आप टेस्ट को पास कर पाएंगे. टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट में अपियर किया है वो है हमारे 630K. नाउ क्वेश्चन ए वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 330K. जो ए ऑप्शन है वो 330K कैंडिडेट्स ने करेक्ट किया है. जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका 250K कैंडिडेट्स ने करेक्ट किया है और जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका 260K कैंडिडेट्स ने करेक्ट किया है. ए और बी दोनों 100K कैंडिडेट्स ने सही किए हैं. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बी और सी दोनों सही किए हैं वो है आपके 90K और ऐसे जिन्होंने ए और सी दोनों सही किए हैं
वो है आपके 80 के। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे आंसर्स करेक्ट किए हैं और ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो है आपके सेम। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B आपका X, और यही X है आपके जिन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। ये इसमें दिया है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस करेक्टली सेम एज द नंबर ऑफ आंसरिंग नन, तो उसे मैंने यहाँ पे X मान लिया है। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड टू क्लियर द टेस्ट, और फाइनली आपसे ये पूछा गया है कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट को क्लियर ही नहीं किया। तो जो ये आपका क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम वेन डायग्राम। अब इसमें आपको पहले ये दे दिया कि आपके टोटल कैंडिडेट्स तो 630 के हैं। अब जो आपको ए ऑप्शन सही करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो है आपके 330 के। मतलब ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए आंसर्स को करेक्ट किया है। तो इस 330 के में वो भी कैंडिडेट्स इंक्लूडेड हैं जिन्होंने ए और बी दोनों सही दिए हैं, और इस 330 के में वो भी कैंडिडेट्स इंक्लूडेड हैं जिन्होंने ए बी सी तीनों को सही दिया है। सिमिलरली इट इज विद बी, सिमिलरली इट इज विद सी। तो पहले आपको क्या करना होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी से। मतलब पहले आपको ये देखना होगा कि जो सिंगल अटेम्प्ट है वो किसने कैसे किया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्टेड हैं वो कैसे हुए हैं। तो इसमें आपको कैसे करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है। इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि जो इसमें यहाँ पे डबल काउंट हुआ है ना कि 330 के ए सही करने वाले हैं, तो इसमें आपके ए और बी सही करने वाले भी हैं और ए बी सी सही करने वाले भी हैं। तो ये तरीका होता है ये चीज करने का, ताकि आप ये रिपीटेशन को खत्म कर सकें। आपको क्या करना होगा, ए बी सी तीनों को जोड़ना होगा, फिर जो आपके ए बी सी और ए सी वाले हैं उन्हें घटाना होगा, और फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तीनों सही किए हैं उन्हें आपको जोड़ना होगा। देन यू विल बी गेटिंग 330 के प्लस 250 के प्लस 260 के माइनस 100 माइनस 90 माइनस 80 प्लस इसे हमने एज्यूम किया है x। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 330 250 it will be 580 640 740 840 840 minus 270, so you will be getting 570. So this will come out 570k plus x. तो ये आपके पास अभी अटेम्प्ट्स आ गए हैं। इसमें अभी आपकी डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग जो हो रखी थी वो अब आपकी खत्म हो गई है। ये आपके पास 570k प्लस x ऐसा आ गया है कि ये कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। अब जो आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं दैट इज समेशन ऑफ व्हाट, कि अटेम्प्ट हुए हैं और नॉन अटेम्प्ट हुए हैं। मतलब इस टोटल कैंडिडेट्स में आपके एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, और वे अटेम्प्ट चाहे उन्होंने एक किया हो चाहे दो किया हो चाहे तीनों किया हो, बट अटेम्प्ट जरूर किया है। और नॉन अटेम्प्ट वाले आपके हो गए जिन्होंने एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, टिक ही नहीं किया। तो टोटल कैंडिडेट्स विल बी इक्वल टू जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और प्लस जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट वाला आपका पोर्शन कितना है, 570k प्लस x। इस 570k प्लस x में से आप रिपीटेशन हटा चुके हैं, प्लस जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी आपके जिन्होंने तीनों सही किए हैं उन्हीं में थे, उसी नंबर के इक्वल थे, तो दैट इज x। तो यहाँ पे आ गया x। और टोटल कैंडिडेट्स आपके कितने हैं, 630k। तो अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 630k is equals to 570k plus 2x, then 2x will be 60k and x will be 30k। तो इसका मतलब आपके पास 30k कैंडिडेट्स ऐसे हैं। सपोज मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो ये आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू जिसमें A B C जिसमें तीनों सही किए हैं वो आपके पास यहाँ पे 30k हैं, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी आपके 30k ही हैं।
लेकिन अभी हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने कैंडिडेट्स ने टेस्ट को फेल किया है। तो आप इसमें ये निकाल लीजिए कि कितने कैंडिडेट्स ने टेस्ट को पास किया है और फिर उसके बाद उसे हम टोटल कैंडिडेट्स में से माइनस कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग कि कितने कैंडिडेट्स ने टेस्ट को फेल किया। तो अब आप देखिए इन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि अगर आपके पास 3 क्वेश्चन है तो आपको 2 तो करेक्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको टेस्ट में पास करना है। तो पास कौन कौन हुआ होगा? पास वे बच्चे हुए होंगे जिन्होंने 2 करेक्ट दिए या फिर तीनों करेक्ट दिए, बाकी सब फेल। अब आपके पास जिन्होंने तीनों करेक्ट दिए वो आपने कितने लगाए थे? x, और उस x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 30k। तो अब मैं ये काउंट कर रहा हूं कि पास कौन हुआ। पास एक तो आपके 30k स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने तीनों आंसर करेक्ट दिए। अब आपके बाकी और कौन पास हुए हैं? जिन्होंने ए बी सही दिया है, बी सी सही दिया है और ए सी सही दिया है। अब आप ये देखिए जो ये ए और बी सही करने वाले कैंडिडेट्स हैं ये हैं आपके 100k। इस 100k के अंदर आपके वो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ए बी सी तीनों सही किए हैं, बिकॉज इन्होंने क्या दिया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ए और बी का सही जवाब दिया है वो है आपके 100k। तो इस 100k के अंदर दोनों तरीके के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ ए और बी सही दिया है वो भी है, और जिन्होंने ए बी सी तीनों सही दिए हैं वो भी इसी के अंदर है। तो इस 100k में से आपको 30k घटाना होगा। जैसे ही आप इस 100k में से 30k को घटा देंगे देन यू विल बी गेटिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ ए और बी ही सही दिया। तो 100k में से आप 30k घटाएंगे तो यू विल बी गेटिंग 70k। सिमिलरली इस बी और सी में जो 90k है इसमें दोनों स्टूडेंट्स हैं, बी और सी सही करने वाले भी और ए बी सी तीनों सही करने वाले भी। तो इस 90k में से भी आपको 30k को घटाना होगा तो यू विल बी गेटिंग 60k। तो 60k ऐसे हैं जिन्होंने ए एंड बी, ओनली ए एंड बी सही दिया है। 60k ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बी एंड सी सही दिया है। सिमिलरली इसके साथ होगा तो यू विल बी गेटिंग 50k। तो 50k कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ए एंड सी सही दिया है, और 30k कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए एंड बी सी तीनों आपके सही दिए हैं। तो ये आपके ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट को पास किया होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे हैव एटलीस्ट 2 करेक्ट और ऑल द 3 करेक्ट। तो इसका आपका टोटल कितना आ गया? इसका आपका टोटल आया 210k। तो 210k स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन पास किया है। टोटल आपके स्टूडेंट्स थे 630k। तो 630k में से जब आप 210k घटाएंगे देन यू विल बी गेटिंग 420k। तो इसका मतलब 4,20,000 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट को फेल किया है। और अगर आप ऑप्शंस में देखें सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 420k, 4,20,000 स्टूडेंट्स, 4,20,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टेस्ट को फेल किया है। और वो 4,20,000 कौन है? जिन्होंने या तो सिर्फ एक ही आंसर सही दिया, ए या बी या सी, या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो जब भी आपको ऐसा वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। मतलब जो वो रिपीटेशन आपको गिवन है उसे आपको सेपरेट करना होता है यूजिंग दिस a प्लस बी प्लस सी माइनस a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये करके आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, चाहे अटेम्प्ट कुछ भी किया हो, ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, या फिर ए बी सी, बट अटेम्प्ट किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x square plus x minus 1 equals 0, what is the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4? तो आपको दिया गया है x square plus x minus 1 equals 0 और पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करें तो इसका सबसे जनरल तरीका क्या हो सकता है कि हम x की वैल्यू निकाल लें और फिर इसमें पुट कर दें। कैलकुलेटर तो हमारे पास वहां पे हो गई। तो हम जब निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके आप रूट्स नहीं कर पाएंगे, सो यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो जब आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगी? -1, मतलब a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट्स b इक्वल 1 है, c इक्वल -1 है, सो यू विल बी गेटिंग -1 प्लस माइनस
1 माइनस 4ac होता है, so it will be plus 4 divided by 2 into 1 2, so you will be getting minus 1 plus minus root 5 divided by 2। तो आपकी जो x की वैल्यू मिली है वो इतनी सीधी सच्ची नहीं मिली है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी x की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, फिर उस x की वैल्यू को आपकी पावर 4 करना होगा, फिर उसके बाद उसका फ्रैक्शन लेना होगा 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, और फिर उसके बाद आपको आपकी वैल्यू मिलेगी। सो ये जो तरीका है ये आप कर तो सकते हैं, बट ये इतना सीधा सच्चा नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जब भी आपको x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 जैसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती है, तो इनका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो, सपोज x माइनस 1/x जैसा, या फिर x प्लस 1/x जैसा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और इधर भी आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। फिर आपके पास जो ये अटेन होता है इसका आप फिर से स्क्वायर ले सकते हैं। सो यू विल बी इजीली जनरेटिंग दिस एक्सप्रेशन x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। बट इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज की जरूरत है कि आपके पास x माइनस 1/x या x प्लस 1/x जैसा कुछ हो। बट गिवन आपको क्या है, गिवन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि x माइनस 1/x या x प्लस 1/x आपको गिवन हो, पर आप इसमें ऐसा जनरेट करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इसे x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 1 माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, देन यू विल बी गेटिंग दिस। बट क्या हम ऐसे ही किसी एक अननोन वैल्यू x जिसे हमने कैलकुलेट भी नहीं किया उससे हम डिवाइड कर सकते हैं? क्या पता x 0 हो, बट अभी हमने जब वो निकाला था x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमें ये श्योरिटी मिल गई थी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो एक जीरो वैल्यू नहीं है, मतलब यू कैन नॉट डिवाइड एनी एक्सप्रेशन बाय 0। बट हमें ये यहाँ पे पता चल गया कि जो हमारा x है वो हमें एक इंटीजर वैल्यू ही देगा, तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये डाउट आता कि x की कोई जीरो वैल्यू पॉसिबल है, आप इसे यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप इसे सोल्व करें, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 1, x कॉमन लेके x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन है, देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि जो आपका x है दैट कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर आपका x 0 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आपका कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। x की वैल्यू 0 होते ही ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता। और आपने यहाँ से भी देख लिया कि जो x की वैल्यू है दैट इज नॉन जीरो, सो यू आर श्योर कि जो आपका x है वो एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है, देन इजीली यू कैन डिवाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय x ऑन बोथ द साइड्स। अब जैसे ही आपने ये किया, सो यू आर गेटिंग x प्लस 1 माइनस 1/x इक्वल 0। तो आपको क्या मिल गया, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -1। अब आप देखिए आपको एक वैसे ही एक्सप्रेशन मिल गया जिसका हम सोच रहे थे कि हमारे पास होता तो हम इजीली x टू द पावर 4 जनरेट कर सकते थे। तो आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये 2 समझ आया ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, माइनस 2ab होता है जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं। तो a आपका x है, b आपका 1/x है, x से x कैंसिल हो जाएगा 1, सो इट विल बी ओनली -2। तो आपको मिला ये, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 3। अब आप फिर से इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। अब क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। 3 का स्क्वायर 9, और आपको यही तो कैलकुलेट करना था, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, तो इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 7। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 7। अब देखिए, जब हमने इसे थोड़ा मैथमेटिकल, एक्चुअल मैथमेटिकल वे से यूज किया है, थोड़ा अपना दिमाग यूज किया है, तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया।
अगर आप इसमें x की वैल्यू निकालते और फिर वो उसमें -1 प्लस -√5 डिवाइडेड बाई 2, फिर उसकी दो वैल्यूज निकालते, फिर पावर 4 करते, फिर कैलकुलेट करते, तो ये क्वेश्चन आपका टफ हो जाता। बट ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करके, x - 1/x वाला जनरेट करके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो जो इसका एक्चुअल मेथड है करने का वो आपका यही है। निकाल तो इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं, यू कैन प्रोसीड इन मैनी वेज, बट जो सबसे अच्छा तरीका, सबसे इजी टाइम सेविंग तरीका है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनुअल क्रो बर्ड्स इन इंडिया इट वाज फाउंड दैट देयर वाज रिलेटिवली नो ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 2002 टू 2004। एक डिटेल्ड स्टडी है जिसमें इन्होंने एनुअल क्रो बर्ड्स इन इंडिया को देखा, तो ये देखा कि 2002 से 2004 तक कोई ग्रोथ नहीं थी। फिर अ सडन स्पाइक फ्रॉम 2004 टू 2005 वाज देयर। फिर एक अनदर अनरिलेटेड स्टडी, एक इससे अनरिलेटेड एक अलग स्टडी है, उसमें क्या पाया गया, इट वाज फाउंड दैट द रेवेन्यू फ्रॉम क्रैकर सेल्स इन इंडिया व्हिच रिमेन्ड फेयरली फ्लैट फ्रॉम 2002 टू 2004, कि जो क्रैकर की सेल्स है वो 2002 से 2004 तक बिल्कुल फ्लैट रही, और फिर उसमें एक सडन स्पाइक हुआ 2005 में, बिफोर डिक्लाइनिंग अगेन इन 2006। नाउ द सॉलिड लाइन इन द ग्राफ बिलो refers to the annual sale of crackers and the dashed line refers to the annual crow birds in India. Choose the most appropriate inference from the above data. तो इसमें दो स्टडी हैं, एक एनुअल क्रो बर्थ और एक है आपकी क्रैकर सेल। एनुअल क्रो बर्थ और एक है क्रैकर सेल, दोनों अलग स्टडी हैं। तो 2002 से 2004 तक इनका जो बर्थ था वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, देयर वाज रिलेटिवली नो ग्रोथ। और जो आपकी क्रैकर सेल है ये भी 2002 से 2004 तक बिल्कुल फ्लैट थी, और 2004 से 2005 में इसमें भी एक स्पाइक देखा गया और इसमें भी एक स्पाइक देखा गया। फिर इन्होंने उसी के बेसिस पे ईयर वर्सेस एनुअल क्रो बर्थ और क्रैकर सेल का एक ग्राफ बनाया है, जिसमें सॉलिड लाइन क्रैकर सेल बता रही है और जो आपकी डैश लाइन है वो एनुअल क्रो बर्थ बता रही है। फिर आपको सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्फेरेंस देखना है। तो अभी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है दैट इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्रो बर्थ एंड क्रैकर सेल्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें बिल्कुल सेम तरीके से मूव कर रही हैं। 2002 से 2004 तक दोनों फ्लैट थे, फिर 2004 से 2005 में दोनों में स्पाइक आया, तो दोनों चीजों में कोरिलेशन है। भले ही दोनों चीजें अनरिलेटेड हैं, मतलब ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, बट दोनों में कोरिलेशन है जो तुक्के से भी हो सकता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज नेचुरल कि ऐसा कोरिलेशन बस बैठ गया। सो ऑप्शन ए माइट बी करेक्ट, पर इन्होंने सबसे एप्रोप्रिएट इन्फेरेंस बोला है, तो हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फिर बी में क्या लिखा है, क्रैकर यूसेज इंक्रीजेस क्रो बर्थ रेट। तो ये तो हम नहीं कह सकते, ये बोल रहे हैं कि बी ऑप्शन की जब भी क्रैकर यूसेज ज्यादा हुआ तो क्रो का बर्थ रेट इंक्रीज हो गया। ये हमें यहाँ से तो दिख रहा है कि 2005 में क्रैकर सेल भी ज्यादा हुई तो उस समय क्रो बर्थ भी ज्यादा हुआ, बट ये हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम क्रैकर ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा क्रो बर्थ रेट भी ज्यादा हो जाएगा। फिर आगे लिखा है इफ क्रैकर सेल्स डिक्लाइन क्रो बर्थ विल आल्सो डिक्लाइन, मतलब अगर हम क्रैकर सेल को कम कर देंगे तो क्रो बर्थ होना भी कम हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन है इंक्रीज्ड बर्थ रेट ऑफ क्रोज विल कॉज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ क्रैकर्स, मतलब अगर क्रोज ज्यादा रेट से पैदा होंगे, उनका बर्थ ज्यादा होगा, तो क्रैकर्स की सेल भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, मतलब हम क्रैकर की सेल को एनुअल क्रो बर्थ से रिलेट नहीं कर सकते कि क्रो बर्थ ज्यादा हुआ तो क्रैकर की सेल भी ज्यादा हो, क्रैकर की सेल कम हो जाए तो क्रो बर्थ भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है कि बस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्रो बर्थ एंड क्रैकर सेल्स, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, बस एक कोरिलेशन है जो इनमें बैठ रहा है। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन द होल डेटा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन क्रो बर्थ एंड क्रैकर सेल्स। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। So that's all for this video. I have completed the GATE 2018 question paper completely. So we will be coming with more new videos. Thank you so much for watching this video.